Assalamualaikum students, this is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. गाइस आजकल मैं म्यूट 2023 डिटेल्स के पास पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ। मैथ्स के कुछ किया, अब थोड़े फिज़िक्स के देख रहा हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही थी तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए आज डिसाइड किया कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस बनाऊँ। ठीक है, फ़िज़िक्स के पास पेपर जो आजकल आ रहे हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ प्रीवियस ईयर से भी रिपीट हो रहे हैं, तो पास्ट पेपर्स करना लाजमी है। ठीक है, ट्राई करो और जो ना हो वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 0342359489। ओके, यहाँ पे आप टेक्स्ट कर दें, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे जो पास पेपर्स हैं अगर आपके पास उनकी की नहीं है तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 1 वाज लाइक, उल्टा पूछ लिया। आज पहले पूछते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ फलां क्वांटिटी देते थे और जो है यूनिट या डायमेंशन पूछते थे। लेकिन इस बार ये भी दिया है कि ये किस चीज़ का पॉसिबल डायमेंशन है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एम की जगह हम मास को रखेंगे। ठीक है, और मतलब इसकी यूनिट को रखेंगे किलोग्राम। ठीक है, और इसकी जगह मीटर स्क्वायर और इसकी जगह पर टाइम स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका फर्दर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन होता है। एंड देन न्यूटन इंटू मीटर, ये किसका होता है? न्यूटन इंटू मीटर। ये किसका यूनिट होता है? वर्क का। ओके, वर्क डन का न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ डी कॉस थीटा होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। और ये टॉर्क का भी होता है न्यूटन मीटर। ओके, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस और होता है। सही है, तो इसमें जब एफ और सान थीटा, जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट बनता है वो वही एफ की जगह न्यूटन और आर की जगह मीटर, न्यूटन मीटर बनता है। ठीक है, सो एस आई यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ ये एक ही दिन में नहीं आए थे। मतलब जितने भी अभी तक शिफ्ट हुए हैं, आज शायद 17 थी, तो 15th 16th और 17th को टोटल 9 सेशंस हुए। जब 3 सेशन होते हैं ना एक दिन में, तो टोटल 9 सेशन हुए। तो उनमें मिला के जो मुझे क्वेश्चंस मिले इस वीडियो में, उनको मिला के मिक्स करके मैंने 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में शेयर करने हैं आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एस आई यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी करंट ओनली। अब करंट का एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर होता है। ओके, और एम्पियर कहाँ से आया है? एम्पियर किसके बराबर होता है? देखिए, करंट जो होता है Q इज इक्वल टू आई टी के बराबर होता है, वेयर आई इज करंट एंड टी। तो फर्दर यहाँ से आप करंट की वैल्यू क्या निकालते हैं? Q ओवर टी। बड़ी की लिखे छोटी की लिखे, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रो यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, किसी भी टाइम पीरियड में आपके कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसके रेट को हम जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम करंट बोलते हैं। तो ये जो करंट है, यहाँ से अगर देखें, करंट का यूनिट वैसे तो एम्पियर है, तो करंट का यूनिट इधर से निकालें तो क्यू क्या है? चार्ज है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कोलम पर टाइम। कोलम पर सेकंड, या सी एस इनवर्स। ओके, सो एम्पियर हो या आपके पास ये आपसे बेस ऐसा यूनिट पूछे, दैट इज़ कोलम पर सेकंड। ओके, टेम्परेचर करेस्पॉन्डेंस,
मतलब ये जो टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर 99.8 फ़ारेनहाइट, ये सेंटीग्रेड में ऑप्शन है कि सेंटीग्रेड में कितने सेंटीग्रेड्स के बराबर होगा, ठीक है, या फिर कितने केल्विन के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने 2022 के पास पेपर्स में एक क्वेश्चन आया था इनसे रिलेटेड, तो पूरी टेबल है बाकायदा इनके इंटर कन्वर्जन की, वो आप देख लें। मैं वीडियो लिंक शेयर कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर जो पास पेपर्स फिज़िक्स के मैंने डिस्कस किए थे 2022 वाले, तो उनमें वो मैंने टेबल वगैरह करवाई थी। तो वो टेबल, वो पर्टिकुलर वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है, और वो आप कॉन्सेप्ट देख लें ताकि हमारा टाइम बच सके। ये वीडियो जितनी कम ड्यूरेशन वाली बन सके तो बनाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर को जाता है, अंदर को जंप करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट्स में जाता है, इधर से अंदर को जा रहा है, इधर तक लेट से, तो इलेक्ट्रॉन जब आउटर से, जब वैसे देखें तो आउटर शेल्स जो होते हैं या आउटर ऑर्बिट्स जो होते हैं, जैसे जैसे बाहर आते जाओगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो नीचे जाने के लिए नीचे वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की जो बाहर वाले ऑर्बिट में जब इस ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी थी वो इस वाले ऑर्बिट से ज़्यादा थी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है लोअर ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में तब ही आ सकता है, तब आ सकता है जब उसके पास इस ऑर्बिट जितनी एग्जैक्ट एनर्जी हो। लेट से इस ऑर्बिट की एनर्जी है वो 2 जूल है और इसकी 10 जूल है, सर 10 जूल्स है। तो अगर ये 8 जूल्स एनर्जी रिलीज़ करता है, 8 जूल्स, ठीक है, देन इसके पास 2 जूल्स आ जाएगा, तभी जाके इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाके लाया करेगा, फॉल करेगा। अदरवाइज़ अगर 7 जूल भी हैं उसके पास, 9 जूल भी हैं, फिर भी नहीं जा सकता। एग्जैक्ट अगर उसके पास 2 जूल हैं तो वो 2 जूल वाले ऑर्बिट में जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जा सकता। बड़े ऑर्बिट में से, बाहर वाले ऑर्बिट में से अंदर वाले ऑर्बिट में गया है, मतलब उसके पास पहले एनर्जी ज़्यादा थी, अब उसके पास एनर्जी कम होने वाली है, तो उसने अपनी एनर्जी को कम करना है। उसने अगर अपनी एनर्जी को कम करना है तो उसने जो एनर्जी कुछ एमिट आउट करनी है, अपने फोटॉन्स की फॉर्म में उसने 8 जूल्स लेट से उसने एमिट कर दिए, तो उसके पास भी 2 जूल्स बच गए, ताकि वो इस वाले ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। तो मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट्स टू इनर ऑर्बिट्स, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और वो एनर्जी कितनी होगी, जिस ऑर्बिट में जा रहा है और अपने ऑर्बिट को नज़र में रखते हुए और जिस ऑर्बिट में जा रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है वो रिलीज़ करेगा, उतनी एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज़ करेगा, तभी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जा सकेगा। जैसे यहाँ पे अपने ऑर्बिट की इसकी मैंने मान ली कि इसके अपने ऑर्बिट की एनर्जी थी 10 जूल और जिस ऑर्बिट में जा रहा है उसकी 2 जूल है। अगर ये एमिट आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, सॉरी अंदर को जा रहा है, तो इसने उतनी अपनी एनर्जी बनानी इसके ऑर्बिट जैसी एग्जैक्ट, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, एग्जैक्ट इसकी जैसी एनर्जी होगी, तभी इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जा सकेगा, ठीक है। तो इसने 8 जूल्स जो है वो रिलीज़ करने इन द एनर्जी, 8 जूल्स रिलीज़ करने इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब ओवरऑल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट्स में जाता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, कितनी करता है वो बता दिया कैसे करता है, ठीक है। और जब अगर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में आना चाहता है तो उसने जो है एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करनी है। अगर उसको कहीं से एनर्जी मिलेगी, इसके ऊपर लाइट फॉल की जाएगी, तो लाइट उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा या कोई और सोर्स भी,
उसके ऊपर फॉल करेंगे या उसके साथ कुछ भी करेंगे ताकि वो एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है, तो वो बाहर आना शुरू कर देगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करता है तो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो आया तो दोनों में से क्या क्वेश्चन था? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू lower orbit, then what? It releases energy, it absorbs the energy, what? It releases the energy is best choice. Dimensions of force. अब फोर्स के डायमेंशंस बताने। फोर्स का जो यूनिट होता है वो दैट इज़ न्यूटन, और इस न्यूटन का जो बेस्ट यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जब डायमेंशन सेट करते हैं तो किलोग्राम के लिए एम मास के लिए एल लेंथ, और सेकंड स्क्वायर के लिए टाइम टी इनवर्स 2, ठीक है, टी की पावर -2। दिस इज डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2, दिस इज द डायमेंशन फॉर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं बता रहा होता हूँ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स, उनके डायमेंशंस, हर क्वांटिटी के यूनिट तकरीबन जो सिंपल वाले हैं जो पास पेपर में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, उनके आपको फार्मूलाज पता हो, उनके आपको डेफिनेशंस पता हो सिंपल वाली, और इनकी जो अगर फार्मूलाज पता हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको यूनिट्स भी पता हो जाएंगे। अगर यूनिट पता है तो आप ऑटोमेटिकली जो है उसका डायमेंशन भी बता सकते हो। तो कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ याद किया कर, जैसे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट पूछा है आज के टेस्ट में या किसी 1-2 दिन पहले, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। आपसे कॉलम्स कांस्टेंट का वैल्यू पूछ सकता है। कॉलम्स कांस्टेंट का वैल्यू 8.98, यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो 9 होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। यूनिट देख लेना अपने बुक से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये आ सकता है। या आपसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ ले, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 8.86 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट और कॉलम का यूनिट जो होता है, सॉरी कॉलम्स कांस्टेंट का के का यूनिट, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यूनिट अपने बुक से देख लो। तो आ रहा हूँ ग्रेविट कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ पक्के से याद करें और उसके यूनिट्स। उसके बाद आता है कि वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ वाट। वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू, मतलब इसको अगर फिजिकल क्वांटिटी देखें तो ये आता है पावर पर एरिया। ये पावर पर एरिया किसका यूनिट है? एक्चुअली जो इंटेंसिटी है हमारा, ठीक है, इंटेंसिटी या फ्लक्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी? इंटेंसिटी, या उसका दूसरा नाम है फ्लक्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, उसका ये यूनिट है। अब इंटेंसिटी क्या है? दैट इज़ द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। पावर जितना ट्रांसफ़र हो पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट एरिया, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी या फिर फ्लक्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ, यू कैन से इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी स्पेलिंग सही कर लेना, और फ्लक्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इज़ द वेलोसिटी के डायमेंशन पूछा है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके डायमेंशंस ml0, सॉरी इसमें किलोग्राम नहीं है तो किलोग्राम m0, और l लेंथ t टाइम इनवर्स, ठीक है। दिस इज डायमेंशन फॉर वेलोसिटी। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज, आया था क्वेश्चन कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसी भी फोटॉन की जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी इतनी एनर्जी होगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। कैसे? कि हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल्स टू HF, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से अगर आप F की वैल्यू निकालें तो F, ये जो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से E इज़ इक्वल्स टू
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमारे पास ये एच एफ आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। कांस्टेंट, प्लॉन्क्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू जो है वो प्लॉन्क्स, वेयर एच इज़ प्लॉन्क्स कांस्टेंट, जिसका कोई आई थिंक 6.34 इस तरह का कुछ यूनिट होता है, 6.34, और आगे 6 × 10⁻34 नॉट कन्फर्म्ड, पर बता रहा हूँ शायद 34 है, ठीक है। और यूनिट भी पता नहीं क्या है, जो भी है। अच्छा, यूनिट क्या है इसका? यूनिट प्लॉन्क्स कांस्टेंट का यूनिट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम यूनिट इज दैट ऑफ प्लॉन्क्स कांस्टेंट। तो प्लॉन्क्स कांस्टेंट का यूनिट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट सेम होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्चुअली एल इज इक्वल टू पी और साइन थीटा। तो जो मोमेंटम इनटू आर यानी कि मीटर, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। और आर तो एक लेंथ है आर, एम वी आर। तो इसका जब हम यूनिट निकालेंगे तो वो सेम होता है दोनों का। तो इसका यूनिट क्या है कि जी मीटर, यहाँ से मीटर मिलेगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है, तो ये टाइम केजी मास, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और इसका भी एक मीटर आता है, तो इसका ओवरऑल आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज़ द यूनिट ऑफ प्लॉन्क्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज़ प्लॉन्क्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इस f की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो एनर्जी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी जो होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा यानी कि वेवलेंथ। जिस फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो या फिर अगर किसी ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है ये भी देखते हैं। अगर आप ये देखें कि हमारे पास एक रिलेशन होता है v वेलोसिटी इज इक्वल टू m लेमडा, ठीक है। और फोटोन की वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है, तो v की जगह हम बजाय कि v लिखें उसकी जगह हम c लिखेंगे, तो c इज इक्वल टू f लेमडा आ जाता है। और अगर f की वैल्यू यहाँ से निकाल दें तो आ जाता है f की वैल्यू इज इक्वल टू c ओवर लेमडा। अब इस f की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, E इज़ इक्वल टू सी एच सी, सॉरी एच तो पहले से पढ़ा है, बाकी एफ़ की जगह सी ओवर लेमडा, जहाँ पे सी जो है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, और जो हमारे पास ये प्लॉन्क्स कांस्टेंट एच है वो भी कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगी। तो यहाँ से एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर विथ यू गाइस। ओके, उसके बाद आ जाता है, ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया हुआ है कि जी चलो वो बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन वर्क डन जो है वो किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन एट विच एंगल? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री योर वर्क डन इज़ मैक्सिमम, ठीक है। मतलब जब फोर्स आप मोशन की डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, तब फोर्स, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स के दरमियान का एंगल जो 0 डिग्री होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द अप्लाइड फोर्स होगा, दैट मीन्स द वर्क डन इज़ मैक्सिमम देयर। तो इनके दरमियान जब अलोंग दैट पर्टिकुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्स अगर लगे, अलोंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन भी ये है, तो इनके दरमियान जो एंगल जो है वो 0 डिग्री आता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम वर्क डन होता है। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बतानी है। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आई हुई है कि ए डॉट बी जो है स्केलर प्रोडक्ट हो जाए, जिसको लिख सकते हैं हम ए बी साइन थीटा। इसका मतलब है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along the direction of, in the direction of vector A, ठीक है। इसका ये मतलब होता है।
और उसके बाद जो हमारे पास हीट वाला चैप्टर उसमें से क्वेश्चन आया है कि चार्ल्स ला इक्वेशन, चार्ल्स ला जो चार्ल्स ला स्टेटमेंट या चार्ल्स ला डेफिनेशन क्या है। तो चार्ल्स ला में क्या होता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि आपका वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, और ये गैस लॉ है, चार्ल्स ला गैस लॉ है। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना पर्टिकुलर उस गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आई हुई थी। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एन टाइप से रिलेटेड, एन टाइप क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स वाले चैप्टर में आप देखते हो तो आपके पास में यहाँ से एक दो रीजन्स होते हैं इसमें। एक होता है, ये होता है एन टाइप, एक साइड पे एन टाइप होता है, एन टाइप इफ यू कैन, और ये जो है ये होता है पी टाइप। अब जो पी टाइप होता है इट हैज़, इसमें जो है होल्स ज़्यादा होते हैं, इट हैज़ एक्सेस ऑफ होल्स। और जो एन टाइप होता है दैट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं छोटा सा मार्क कर लूँ तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर, यहाँ से पॉजिटिव साइंस जनरेट होते हैं और यहाँ से नेगेटिव साइंस जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो रीजन बनता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, रेडार इज़ एन एग्जाम्पल। रेडार जो है वो किसका एग्जाम्पल है। एक्चुअली रेडार क्या करता है, रेडार की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कि रेडार हमें डिटेक्ट करके देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, मैप हमें बता रहा होता है। रेडार की मदद से हम मैप फाइंड आउट कर, गूगल पे जो मैप रखा हुआ है और रेडार की मदद से ये कि कौन सा इलाका या कौन मतलब फलां कंट्री कहाँ पे या कैसे, और ये डिटेक्ट करता है। रेडार आल्सो डिटेक्ट्स थ्रू इट्स सिग्नल्स, ये अपने वेव्स के थ्रू, अपनी वेव्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को, चलती हुई बॉडी को डिटेक्ट कर सकता है, या ये भी बता सकता है कि कौन सी बॉडी, कौन सा लेट्स से क्ला में या एयर में जहाज़ उड़ रहा है, तो उसको ये रेडार जो है डिटेक्ट कर सकता है कि अभी फलां एरोप्लेन कहाँ पे पहुंचा है। और ये चलती हुई बॉडीज़ का हमें वेलोसिटी भी बता सकते हैं, चलती हुई बॉडीज़ की स्पीड भी बता सकता है। तो ये जो है आप कह सकते हो कि दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, या डॉपलर इफेक्ट का ये एग्जांपल है। डॉपलर इफेक्ट भी यही होता है कि ऑब्जर्वर जब मूव कर रहा होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटीज़ वगैरह को और लैम्डा वेवलेंथ को मैच कर रहे होते हैं। तो यू कैन से दिस डायमेंशन। देन क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 15, डायमेंशन ऑफ वर्क बताना है। वर्क इज इक्वल टू, जो शुरू में क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअली उसको उल्टा किया गया अब यहाँ पे। तो वो था हमारे पास ml² T2, दिस इज़, उसको आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, दिस इज़ द डायमेंशन, कैसे किया था उसको वो देख लें। दिस इज़ द डायमेंशन फॉर वर्क और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम फाई बी से शो करते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू बी डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज़ वेबर, या 1 वेबर जो है, वेबर किसके बराबर होता है, वेबर इज इक्वल्स टू, इसका यूनिट टेस्ला। ठीक है, वेबर किसका बराबर होता है, टेस्ला टी इंटू एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका यूनिट कह सकते हो किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड व्हाट। ऐसा वेक्टर जिसका 1 यूनिट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं, जिसका जो डायरेक्शन होता है आर्बिटरी होता है, एनीवेयर, मतलब रैंडम कुछ भी। उसके बाद प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि पेनिट्रेशन पावर से रिलेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर, या कौन सा आर्डर सही है। तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ
गामा इज़ ग्रेटर देन बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। पेनिट्रेशन पावर, अगर पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा का होता है, देन बीटा का होता है, देन अल्फ़ा का होता है। अगर आयोनाइजेशन की बात करें, आयोनाइजेशन पावर, तो वो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का होता है, अल्फ़ा के बाद बीटा का होता है, देन गामा का होता है फॉर आयोनाइजेशन। ठीक है, मेरा नाम पूरा नहीं लिखा। तो देखो क्वेश्चन क्या आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। मैंने पेनिट्रेशन पावर तीनों का बता दिया, रिलेशंस कैसे कैसे बनेंगे इनके, और इसके साथ जो आ सकता है एमसीक्यूज़ वो भी बता दिया। इसके जैसे खुद से ढूंढो। अगर नेक्स्ट 24 वाले अगली बैच मेरा वीडियो देख रही है, ये आज अपलोड करूँगा तो 23 वाले देखेंगे, तो इनको चाहिए कि ये सिर्फ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ना करें, इनके जैसे बुक्स में इनके जैसे आसपास में से क्वेश्चंस को ढूंढें और वो उनकी प्रैक्टिस करें। बुक रीडिंग इज़ प्रेटी इंपॉर्टेंट। हर पास पेपर लेक्चर में बता रहा होता हूँ, किसी भी इंट्री टेस्ट के लिए बुक रीडिंग प्रेटी इंपॉर्टेंट होता है। Then we have next question number 19 is velocity when body is slowing down, body is slowing down, इसका मतलब है कि velocity डिक्रीज़ हो रही है। जब velocity डिक्रीज़ होती है then acceleration is zero, पॉजिटिव और नेगेटिव और नन ऑफ दीज। तो जब बॉडी स्लो डाउन होती है तो एक्सक्लेरेशन नेगेटिव रहती है। ठीक है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी व्हाट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वी ओ वेलोसिटी के साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल के ऊपर, तो उस बॉडी के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं एक्चुअली, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल बनता है वी ओ कॉस थीटा और ये बनता है वी ओ साइन थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पाथ ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड पैराबोला। ट्रेजेक्टरी जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पास होता है वो पैराबोलिक होता है। उसके बाद इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं, द पाथ फॉलोड विद द ऑब्जेक्ट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो इस थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डिक्रीज़ होता हुआ, मतलब इंक्रीज डिक्रीज, मतलब एक्चुअली वो चेंज होता रहता है, दैट इज़ वेरिएबल, वेरी करता रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, मतलब यहाँ से हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो बना होगा वो आखिर तक वही रहेगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ horizontal component of velocity of object when it is projected at an angle theta वो कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो शुरू में होता है वो बाद में रहता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो चेंज होता रहता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आखिर तक अल्टीमेटली वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमसे पूछा है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज एक्चुअली फराड, जिसको हम लिख सकते हैं एफ। कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू सी वी। तो सी के लिए सॉल्व करेंगे, दैट इज़ कैपेसिटेंस Q डिवाइडेड बाई V। इसका मतलब है कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फराड, वो किसके बराबर होता है? Q मतलब चार्ज कोलम, V मतलब वोल्टेज, कोलम पर वोल्टेज इज इक्वल टू फराड। सो जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट या तो फराड सही है या तो कोलम पर वोल्ट सही है। क्वेश्चन नंबर वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज़ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी होती है इसका यूनिट जो होता है वो होता है ओहम मीटर, ओहम इंटू मीटर। ओके, ये कहाँ से आया है? एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है जो कि रो एल ओवर ए के बराबर होता है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका यूनिट क्या होता है? ओहम। हमें सॉल्व किसके लिए करना है? रेजिस्टिविटी के लिए सॉल्व करना है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए ओवर एल। इसका यूनिट में देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई लेंथ का यूनिट मीटर,
1 मीटर में मर गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बना, ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपसे यूनिट पूछे तो ओहम नहीं होता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसका दूसरा नाम जो है रेजिस्टिविटी है, उसका यूनिट जो होता है वो ओहम मीटर होता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फ़ा रेज के पास पॉजिटिव होती है, अल्फ़ा रेज के साथ जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर दे आर न्यूट्रल, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, या नन ऑफ दिस ऑप्शन था। तो अल्फ़ा रेज कैरीज आउट, अल्फ़ा रेज के पास जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। लाइट ईयर, उसके बाद यूनिट आया, क्वेश्चन आया कि लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ का यूनिट है ये। सो ये भी याद कर ले, ये काफ़ी बार आ चुका है, ये याद कर ले। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट, वेरी, रिमेन ज़ीरो और व्हाट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है दैट रिमेन्स एक्चुअली कांस्टेंट। ओके, आपके बुक में लिखा हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी है, सो यही कर लें याद तो फ़ायदा होगा, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है याद करने में भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड ऑफ द बॉडी जो है रोटेशन की वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी में स्पीड, वेलोसिटी की जब मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि डायरेक्शन जो चेंज होता रहता है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं तो आप याद कर लो कि एंगुलर मोमेंटम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन remains constant throughout the motion. Okay, these 25 questions are really important, इनको भी देखें, इनके आसपास बनने वाले क्वेश्चंस भी देखें अपने बुक में, ठीक है। कांस्टेंट के वैल्यूज़ और इस तरह के बुक लाइंस, आपका अगर बुक आपको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा तो आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, उसके लिए आपने गाइड बुक लिया होगा हर सब्जेक्ट का, तो वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का उठाएं, इवन इंग्लिश का भी। तो उनमें से सिंपल वाले डेफिनेशंस, वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस तरह की चीज़ें, या इवन जो अभी डिस्कस किए इस तरह की सिंपल कॉन्सेप्ट्स, जो मैकेनिकल वेव होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, और जो रेक्टिफायर है वो क्या करता है, एम्पलीफायर क्या करता है, हमारा एवोमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, इस तरह की चीज़ें आप अपने बुक से, या बुक अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अपने गाइड बुक से देखें, सिंपल वाले डेफिनेशंस देखें, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ये सब देखें, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और ये 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर मेरे पास एनर्जी बची है, आज 2 वीडियोस अपलोड किए और ऑल द डे आई एम वर्किंग फॉर यू गाइस, ठीक है। बस दुआएं करते रहना, इंशाल्लाह आपका भाई अपलोड करता रहेगा वीडियोस, ठीक है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में, डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन दिला दे। द बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई मिस्टेक वगैरह है, कहीं इंसान से गलती हो जाती है, अगर कहीं मैंने की है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये आपने गलती की, या पहले कंफर्म करके फिर आप माँ कर सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ गलत बताई है, ठीक है। सो अगेन मैं नंबर लिख रहा हूँ कि जिनका कल टेस्ट है वो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना टेस्ट जो है एक्सपीरियंस शेयर कर दें, ठीक है, ताकि कल मैं फिर से वीडियोस अपलोड कर सकूँ। 35948229 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, 034235948229 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन शेयर करें जो मेरा टेस्ट के टेस्ट देकर आ रहे हैं, ठीक है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और अगर आप देखें पास पेपर्स सिर्फ सॉल्व करना सफिशेंट नहीं है, लेकिन पास पेपर सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। तो पिछले साल जो फिज़िक्स और मैथ्स के मैंने पास पेपर्स अपलोड किए थे, आप वो भी देखें और ये भी देखें, फ़ायदा होगा, ठीक है। और इससे पहले वाले भी अगर आपके पास पीडीएफ्स वगैरह पड़े हैं तो वो भी उठाएं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर मसला आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, आपको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करें। अगर आपके पास वो पीडीएफ्स नहीं हैं
मतलब 2021, 20 और 19 वाले, 18 वाले, अगर वो भी नहीं है आपके पास MCQs PDF पास पेपर्स मेहरान के, तो तब भी आप मुझे बता सकते हैं, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे पास पेपर्स ले सकते हैं म्यूट एंट्री टेस्ट के। ठीक है, द बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।